Everyone, today I'll discuss about potential energy. So, first of all, we will discuss some activity about potential energy. So, my first activity is, suppose you have like this rubber band. इस तरीके से आपके पास एक रबर बैंड है. यदि मैं इस रबर बैंड को स्ट्रेच करूं, कुछ इस तरीके से इसको पकड़ के खींचूं, तो खींचने से क्या होगा, मान लो एक तरफ से होल्ड किए और इस तरीके से खींच रहे हैं इसको, तो खींचेंगे तो उसमें क्या आता है, टेंशन आ जाता है खींचने के बाद. तो यदि मैं इसको खींच करके इस तरीके से रखा हूँ और फिर छोड़ दूँ, तो छोड़ देंगे तो उसका जो पोजीशन है वो किस तरीके से हो जाएगा. देखो यहाँ पे हम डायग्राम में समझ सकते हो कि ये रबर बैंड कुछ इस तरीके से है. जब इसको खींचे हम तो कुछ इस टाइप का शेप हो गया, और जैसे फिर तुम इसको छोड़ दोगे, यहाँ पे मान लो होल्ड किए हुए हो, जैसे छोड़ दोगे फिर अपना ये ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाता है, अपना ओरिजिनल सिचुएशन पे, अपना ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाता है. तो कंडीशन ये है कि जब तक हम इसको पकड़ के खींच के रखे, तो खींच के रखे तो देखिए इसका कि शेप में भी चेंजेस आ गया. तो शेप में चेंजेस आ गया मतलब इस शेप को चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ा, यहाँ पे वर्क करना पड़ा. और ये जो वर्क करना पड़ा जिसके कारण इसका पोजीशन में चेंजेस आया, वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी है. तो एक एक्टिविटी तो ये हो गया. दूसरा एक्टिविटी में मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जो वर्क हम कर रहे हैं वो सीधा ट्रांसफर हो रहा है, हमारा हो जा रहा है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में. दिस वन वर्क इज ट्रांसफर टू द पोटेंशियल एनर्जी. हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज टेक ए स्लिंकी. आप एक स्लिंकी कुछ इस तरीके से स्प्रिंग ले सकते हो, स्प्रिंग जैसा कुछ इस तरीके से, और इसको एक तरफ हम होल्ड कर दें इस तरीके, मतलब यहाँ पे हम इसको फिक्स कर दिए एक साइड से, और यहाँ से इसको पकड़ के मैं यदि खींचूँ, इसको यहाँ से इसको पकड़ के इस साइड राइट साइड में इसको खींचूँ, तो खींचने से क्या होगा कि स्प्रिंग का जो साइज़ है, ये साइज़ जो है वो क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा, कुछ इस तरीके से बढ़ जाएगा. आप देख सकते हो कि जब इसको हम खींचेंगे तो कुछ इस टाइप से इतना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका. फिर तुम जब इसको रिलीज कर दोगे, जब इसको छोड़ दोगे, तो फिर ये जो है सो अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा. तो यहाँ पे देख सकते हो कि जब इसको हम खींच के रखे तो इस पर हम फोर्स अप्लाई किए तो 100% यहाँ से यहाँ तक इसका क्या चीज़ हो गया, डिस्प्लेसमेंट. और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को क्या मिलता है, वर्क. मतलब इस स्प्रिंग पर हम क्या किए, वर्क किए. और जो वर्क किए वो इस स्प्रिंग का, मतलब इस स्प्रिंग में हम वर्क किस पे कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं स्प्रिंग पे. बट स्प्रिंग के पास एक एनर्जी आ जा रहा है उस वर्क के करने से. हमारा वर्क, ये तो एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इस पर हम वर्क कर रहे हैं, और वर्क करने से इस स्प्रिंग में एक एनर्जी आ गया, मतलब ट्रांसफ़र हो गया. और दैट वन एनर्जी, मतलब इस वर्क के कारण इस पर एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ, दैट वन एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी. मतलब क्या है कि मान लो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम यदि छोड़ देते हैं तो वो अपना सिचुएशन में आ जाता है ना, अपना पोजीशन में आ जाता है, सेम पोजीशन में. तो क्या रीज़न है कि वो अपना पोजीशन में आ जा रहा है, बिकॉज स्प्रिंग के पास एक एनर्जी आ गया, तभी तो अपने आप अपने पोजीशन को रिगेन कर ले रहा है. तो दैट वन एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी. और भी एग्जाम्पल यदि जानना चाहते हो तो एक और भी एग्जाम्पल है. तो ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया किसके लिए, रबर बैंड के लिए था ये फर्स्ट वन, रबर बैंड एग्जाम्पल. सेकेंड वन स्लिंकी. थर्ड वन हम लेते हैं एक टॉय कार, खिलौना वाला जो कार होता है उसका लेते हैं एग्जाम्पल. इसमें की एक होता है ना, इसमें एक छोटा सा की लगा होता है खिलौना कार में. उसमें यदि उस की को हम लोग उसका नट को कुछ इस तरीके से कस देते हैं, कसने से क्या होता है ना कि उसमें स्प्रिंग लगा होता है, और वो क्या होता है, वाउंड हो जाता है. वो स्प्रिंग जब उसको ऐसे करते हैं तो वाउंड हो जाता है. तो उसमें क्या होता है ना कि यदि स्प्रिंग को मान लो ये हम यहाँ से स्ट्रेच करना आपको सिखाए, यदि इसी को हम कंप्रेस करते तो कंप्रेस भी करेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा, अपोजिट डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा. लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे ये झटका से इधर ये फैल जाएगा फिर. तो उसी तरीके से टॉय कार में होता है कि उसमें स्प्रिंग लगा होता है, और स्प्रिंग जो है सो कुछ इस तरीके से वाउंड हो जाता है, जब उसमें उसका की को हम जब कसते हैं. तो कंडीशन ये होता है कि उस स्प्रिंग को एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कंप्रेस कर रहे हैं. जब उसका वाइंडिंग कर रहे हैं या तो वाउंडिंग कर रहे हैं जो भी है, तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे क्या हो जाता है, उसका स्प्रिंग जो है सो कंप्रेस पोजीशन में आ जाता है, कंप्रेशन के फॉर्म में. और कंप्रेशन के फॉर्म में आता है तो वहाँ भी इसका क्या हो रहा है, उसमें एनर्जी उसको मतलब उसमें स्टोर हो जा रहा है. दैट वन स्टोर एनर्जी जो है वहाँ पे, जो उसमें स्टोर हो रहा है एनर्जी, दैट वन एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी. तो एक्चुअली पहले समझो इसको कि टॉय कार का जब की को जब हम उसको पूरा वाउंड कर दिए, वाउंड करने के बाद जब हम सरफेस पे उस कार को रखते हैं तो कार मूव करने लगता है. मतलब उसको स्टार्टिंग में वो मूव नहीं कर रहा था, बट जब उसका की को हम पूरा कस दिए और कसने के बाद जब सरफेस पे रख रहे हैं तो वो मूव कर रहा है. इसका मतलब क्या है कि उसके पास एक एनर्जी आ गया, और दैट वन एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो ये चीज़ हो गया. और भी यदि एग्जाम्पल चाहते हो तो और भी है.
मान लो एक ऑब्जेक्ट को, ये तो बहुत ईजी पड़ेगा, नेक्स्ट वन जो एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं कि मान लो सरफेस ऑफ अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके से, सरफेस ऑफ अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट हमारा है लाइक दिस, इसका मास कुछ मान लो m मास है इसका। तो यदि मैं इसको ऊपर होल्ड करता हूँ, मतलब इसको ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ तक ले आए हाथ से उठा करके, और जैसे ही हम इसको रिलीज कर देते हैं, यहाँ से छोड़ देते हैं, तो सीधा कहाँ गिर जाता है, आकर के नीचे गिर जाता है। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट में एक एनर्जी आ गया, जिसके कारण वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब देखो सबसे पहला हम इसको ऊपर ले जाने में क्या किए, वर्क किए। तो वर्क करने से इस ऑब्जेक्ट में एक एनर्जी आ गया, मतलब वर्क करने से इस ऑब्जेक्ट में एक एनर्जी आ गया, दैट वन एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो कंडीशन ये है कि मान लो इसको हम 5 मीटर ऊपर ले गए, 5 मीटर, तो 5 मीटर ऊपर ले जाएंगे, उसको छोड़ेंगे तो हो सकता है कि नीचे यदि हम सैंड को रख दें, सैंड बालू को रख देते हैं नीचे, यदि 5 मीटर से ही नीचे गिरेगा तो थोड़ा सा यहाँ पे सैंड को क्या करेगा, ये गड्ढा करेगा। लेकिन वही चीज़ हम इसको ऊपर ले जाकर के 10 या 50 मीटर के आसपास ले जाएं, बहुत ऊपर ले जाएं और फिर छोड़ दें, तो ये बहुत बड़ा गड्ढा बना देगा यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा हम इस ऑब्जेक्ट पर वर्क करेंगे, मतलब जितना ज़्यादा इसका हाइट बढ़ाएंगे, उतना ही ज़्यादा इसमें कौन सा एनर्जी डेवलप हो जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जा रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन को आप चेंज करते हो, पोजीशन को चेंज करते हो, तो उसमें एक एनर्जी डेवलप हो जाता है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन को चेंज करने के लिए हमको क्या करना होता है, वर्क करना होता है, और वही वर्क जो है सो उस ऑब्जेक्ट पर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाता है। मतलब हम कर रहे हैं वर्क उस ऑब्जेक्ट पे, बट ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी जो डेवलप हो रहा है, दैट वन एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आप देखो ना, बॉल को ही लेते हो, यदि बॉल को आपको थ्रो करना है कहीं पे, मान लो एक बॉल को आपको थ्रो करना है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपके पास बॉल है, इसको थ्रो किए कुछ इस तरीके से, थ्रो किए, बॉल यहाँ से आकर के इस जगह पे गिर गया, तो आपको क्या, बॉल यहाँ से है और बॉल को यदि इस जगह पे, तो बॉल को थ्रो करने के लिए आपको हाथ किधर ले जाना पड़ता है, हाथ को आपको सबसे पहले पीछे ले जाना होता है। पीछे ले जाना होता है मतलब उसमें क्या कर रहे हैं हम, उसका पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, मतलब सबसे पहले पीछे की तरफ ले गए, पीछे की तरफ ले गए, मतलब उसमें हम एक एनर्जी डेवलप कर दी, दैट वन एनर्जी द पोटेंशियल एनर्जी। और वो पोटेंशियल एनर्जी हमारा जब ये जब उसको थ्रो कर दिए, यहाँ के बाद थ्रो करने के समय उसमें कौन सा एनर्जी डेवलप हो गया, काइनेटिक एनर्जी। मतलब पोटेंशियल टू काइनेटिक, यहाँ पे पोटेंशियल जो है सो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले वर्क किए इस पर, वर्क करने से उस ऑब्जेक्ट पर क्या आया, पोटेंशियल एनर्जी आया, और वो पोटेंशियल एनर्जी जब हम इसको थ्रो किए तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। मतलब हम लोग जानते हैं कि एनर्जी ऑलरेडी कंजर्व्ड है, एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर होता है वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो इस तरीके से वर्क करने से एनर्जी मिल गया इसको पोटेंशियल, पोटेंशियल किसमें कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक। और भी यदि एग्जाम्पल चाहते हो तो एरो और बाव को ले सकते हो, एरो मतलब तीर कमान ले सकते हो। तो तीर कमान में क्या होता है, कुछ इस तरीके से ही होता है ना, तीर कमान, तीर ऐसे हो कुछ इस तरह से हम लोग रहता है, इसमें क्या होता है, थ्रेड कुछ इस तरह से स्ट्रिंग लगा होता है, स्ट्रिंग, ठीक है, और इस पर एरो कुछ इस तरीके से आप लगा दो। ये तीर हो गया, एक कमान हो गया आपका, बाव जिसको बोलते हैं, और इसको एरो बोलते हैं। तो इसको क्या ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये मूव करेगा, नहीं करेगा। इसको किधर ले आते हैं, इसको पीछे की तरफ ले आते हैं। पीछे की तरफ लाने से इसमें क्या आता है, टेंशन आता है, इस वायर में टेंशन आ जाता है। मतलब ये जो है सो नीचे पीछे की तरफ आया, ये जो पॉइंट है हमारा इस पॉइंट पे आ गया, मतलब इसका यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ। और ये डिस्प्लेसमेंट को करने के लिए हमको क्या करना पड़ा, इस पर वर्क करना पड़ा। और वही वर्क जो है हमारा इस ऑब्जेक्ट पे, मतलब इस जो इसको फोर्स लगा रहा है, इस पर कौन फोर्स लगा रहा है, स्ट्रिंग लगा रहा है ना, स्ट्रिंग के कारण ही उधर जा रहा है। तो उस स्ट्रिंग में क्या डेवलप हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब उस बाव में हमारा पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो गया, जिसके कारण इस एरो को थ्रो करके बहुत दूर तक सेंड कर दिया। तो कंडीशन ये है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन को हम चेंज करते हैं तो उसमें क्या डेवलप हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे सिंपल सा इसका डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी का। डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ऐसे बोल दो कि जो यहाँ पे एनर्जी प्रेजेंट हो रहा है, वर्क करने से जो एनर्जी इसमें डेवलप हो रहा है एनर्जी, उसको बोल सकते हो कि इट इज़ द वर्च्यू ऑफ its position, it is the virtue of its position, या फिर बोल सकते हो कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कॉन्फ़िगरेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पोजीशन चेंज करने से तो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो ही रहा है,
पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो ही रहा है। बट कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो जैसे रबर बैंड था, तो रबर बैंड का हम क्या कर रहे थे, शेप और साइज, शेप उसका चेंज कर रहे हैं ना। जब उस पर उसका शेप चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे तो उसका कन्फिगरेशन ही बोलना पड़ेगा। और पोजीशन कब बोलेंगे, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर की तरफ ला रहे हैं, तो ये इसका पोजीशन चेंज कर रहे हैं। फिर रही बात यहाँ पे स्ट्रिंग का, तो स्ट्रिंग का आप कन्फिगरेशन चेंज कर रहे हैं, स्ट्रिंग का भी कन्फिगरेशन चेंज हो रहा है। यदि मैं इस ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर रहे हैं, मान लो एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं, तो इस बॉल का यहाँ पे पोजीशन बोल सकते हैं कि इस पोजीशन पे था, इस पोजीशन तक लाए, तब जाकर के हम थ्रो किए। मतलब इसमें सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी डेवलप किया, तब जाकर के उसमें काइनेटिक एनर्जी हमारा वो ट्रांसफर काइनेटिक एनर्जी में हो गया। तो बहुत सारा एग्जांपल है इसमें एक्टिविटी। तो रबर बैंड का एक्टिविटी आप देख लिए, रबर बैंड में हम जब उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाता है। यदि टॉय कार की बात करें तो उसमें भी हमारा क्या होता है, जब उसका की को हम कसते हैं तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाता है। तुम स्प्रिंग की बात करो तो स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करो या तुम स्ट्रेच करो, कॉम्प्रेस करो या स्ट्रेच करो, इसमें भी क्या डेवलप हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाता है। क्योंकि देखो ना, स्प्रिंग को तुम स्ट्रेच करोगे और छोड़ दोगे तो हो सकता है हाथ में भी चोट लग जाए यदि तुम हाथ को वहाँ पे रखोगे। तो इसका मतलब क्या है, कौन सा एनर्जी उसमें डेवलप किया, दैट वन एनर्जी द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसको कॉम्प्रेस करने में हम वर्क किए और वही वर्क तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ये बस इस तरीके से माइंड में रखना है। काइनेटिक एनर्जी जो हम लोग रीड किए थे, काइनेटिक एनर्जी क्या था, इट इज़ द वर्च्यू ऑफ मोशन। मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तभी हम कह सकते हैं कि वो काइनेटिक एनर्जी है। ऑब्जेक्ट तुम्हारा मोशन में होगा तभी हम बोल सकते हैं वो दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। बट वही चीज़ हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी में वर्क तो हम करेंगे उस ऑब्जेक्ट पे, तो वर्क करने के समय ये मूव करेगा, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क ही पॉसिबल नहीं है। तो वर्क करने के बाद मान लो वर्क की इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऑब्जेक्ट को ले आए, तो डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ ना, तो ये वर्क जितना हुआ, जितना ज़्यादा वर्क होगा उतना ही ज़्यादा इसमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा। मोर वर्क मोर पोटेंशियल एनर्जी, जितना ज़्यादा वर्क करोगे ऑब्जेक्ट पर उतना ही पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा। लेकिन एक चीज़ और भी माइंड में रखो कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो अगेंस्ट वाला काम है। अगेंस्ट मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में हम लोग ले जाते हैं इसको बेसिकली। जैसे तुम देख लो ना, यहाँ पे अर्थ सरफेस से ही बात करते हैं हम लोग कि किसी ऑब्जेक्ट को हम ले जाते हैं ऊपर की तरफ, तो किसके अगेंस्ट में लेके जा रहे हैं हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट में ले जा रहे हैं। तो ये टूवर्ड्स होता है, यदि अर्थ की तरफ हम लाते हैं, ऊपर से मान लो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो ये तो पॉजिटिव हो गया ना, पॉजिटिव वर्क। बट हम इसको जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे सरफेस ऑफ अर्थ पे ऑब्जेक्ट है, इसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, तो इसमें हम कौन सा काम कर रहे हैं, नेगेटिव काम कर रहे हैं ना, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और हम उसके अपोजिट लेके जा रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया कि नेगेटिव डायरेक्शन में हम चले जाते हैं। तुम बाव की बात करो इसमें, तो इसमें भी पीछे की तरफ ले जाते हैं। मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो इस जगह पे, और तुमको यदि उधर ले जाते, इसको इस तार को उधर ले जाते, तो क्या एक तीर जो उधर जाता, नहीं जाता। मतलब कंडीशन ये है कि हम पीछे खींचें, पीछे की तरफ इस स्ट्रिंग को खींचे, तब हमारा वर्क मतलब ये मूव किधर किया, आगे की तरफ किया। मतलब हम नेगेटिव की तरफ वर्क कर रहे हैं तब जा करके हमको पॉजिटिव वर्क मतलब काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है। नेगेटिव वर्क कर रहे हैं तो दैट वन नेगेटिव वर्क इज द पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव वर्क माइंड में रखना ये चीज़, नेगेटिव वर्क हमको क्या देता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो सब जगह तुम उस एग्जाम्पल को समझ सकते हो, क्योंकि देखो ना सब जगह पे तुम यहाँ पे स्लिंकी की ही बात करो, तो स्लिंकी को तुम मान लो इधर खींच रहे हो ना, इधर खींचा, इस साइड हम खींचे, तो जब ये तो एक्शन हो गया हमारा ना, एक्शन हमारा इधर हो रहा है, लेकिन रिएक्शन इसका किधर हो रहा है, जस्ट अपोजिट। तो तुम जिधर एक्शन करोगे उसके जस्ट अपोजिट तुमको रिएक्शन मिल रहा है। मतलब तुम इस पर नेगेटिव वर्क करोगे, नेगेटिव वर्क, तब तुमको जाकर के उससे पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। तो दैट वन नेगेटिव वर्क इज द पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी जो है सो डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। बिकॉज हम इसको पकड़ के इसे खींचे, इस जगह पे होल्ड करके रखे हैं, तो होल्ड करके रखे हैं तब तक इसका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही हम छोड़ देंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर के, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होकर के फिर मीन पोजीशन पे आ जाएगा, जहाँ पे सिचुएशन था उसी सिचुएशन फिर वापस आ जाएगा वो। तो कुल मिला के यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नेगेटिव वर्क इज द पोटेंशियल एनर्जी। जितना ज़्यादा नेगेटिव वर्क करोगे तुम ऑब्जेक्ट पे, उतना ही ज़्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा। तुम हाथ को जितना ज़्यादा पीछे करोगे, तुम बॉल को उतना ही दूर फेंक सकते हो। बॉल को यदि थोड़ा दूर फेंकना है तो थोड़ा सा हाथ पीछे करते हैं, ऐसे किए और फेंक देते हैं। लेकिन वही हाथ को बहुत दूर फेंकने के लिए हाथ को बहुत पीछे करना पड़ता है। नेक्स्ट वन, चलो जंप करने की बात करते हैं। कि मान लो होता है ना जंप करने वाला गेम होता है, तो उसमें मान लो इस पॉइंट से हमको इस पॉइंट तक जंप करना है, तो डायरेक्ट हम जंप करते हैं तो हो सकता है इतना जंप ना कर पाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत आगे से दौड़ के आते हैं।
दौड़ के आते हैं, मतलब पीछे गए ऐसे, पीछे गए और दौड़ के आए, तब जाकर के उसमें कौन सा डेवलप हो गया, पोटेंशियल एनर्जी उसमें। वैसे खैर ये एग्जाम्पल सटीक नहीं लग रहा है, दिस वन एग्जाम्पल इज नॉट फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ये सटीक थोड़ा नहीं है। बट मैं पोटेंशियल एनर्जी वो वाला बात कर सकता हूँ, जैसे आपको जंप करना है सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर की तरफ, तो आप देखते होगे कि जंप करने के लिए आप खड़े खड़े जंप नहीं कर सकते ऊपर की तरफ, आपको झुकना पड़ता है, नीचे की तरफ झुकना पड़ता है, नीचे झुक के फिर ऊपर की तरफ जंप करते हो, तब जाके आप जंप कर पाते हो। इसका मतलब क्या है, नीचे झुक करके आप क्या डेवलप किए, उसमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप किए, तब जाकर के वो काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ, तब जाकर के आप ऊपर जंप कर पाते हैं। तो नेगेटिव वर्क इज द पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स ऑल। अब हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल देख लिए, अब थोड़ा मैथमेटिकल फार्मूला इसका देख लेते हैं। वो भी मैथमेटिकल फार्मूला जो देखेंगे हम लोग, वो कुछ हेडिंग होगा, उसके लिए हम लोग कोई सरफेस से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाएंगे एक सर्टेन हाइट के लिए, उसके लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करके देखेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग हमारा होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट। अब ये डिपेंड करता है ना कि आप हाइट कितना हाइट पे ले जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी उस पर डेवलप होगा। तो इसको समझना अच्छे से कि पोटेंशियल एनर्जी जो है सो हाइट के अकॉर्डिंग क्या होगा नहीं होगा। तो देखो मान लो ये है हमारा सरफेस ऑफ अर्थ, दिस वन इज द सरफेस ऑफ अर्थ, इसको मान ली। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है लाइक दिस, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को अभी इस पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब इसको क्या करना है, इसको हम ऊपर ले गए, ये यहाँ तक ले आए उठा करके, तो इस पर ऊपर ले जाने में हमको वर्क करना पड़ा। किसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक लाने में इसका हाइट कितना डेवलप हो गया, मतलब इसमें स्टार्टिंग में तो जीरो हाइट था, अब इसका हाइट h आ गया इस पर, ठीक है। तो इस पर हम इसको ऊपर ले जाने के लिए फोर्स अप्लाई किए ना, फोर्स अप्लाई किए, इधर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए F, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो, F इंटू एच बोल सकते हैं इसको हम लोग, कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल वर्क। मतलब उस ऑब्जेक्ट पर हम वर्क किए, किसके अगेंस्ट में, ग्रेविटी के अगेंस्ट में। बट यहाँ पे फोर्स के अकॉर्डिंग हम यदि देखें तो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है, फोर्स mg लग रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अभी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट में है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जब तुम नेट फोर्स इसका निकालोगे तो नेट फोर्स हो जाएगा F माइनस एम जी मिलेगा आपको। इसलिए F माइनस एम जी मिलेगा बिकॉज देखो यदि तुम F को पॉजिटिव मानते हो तो ये नेगेटिव होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो F एक्सेलरेशन क्योंकि जीरो है तो F इज इक्वल टू तुमको क्या मिल जाएगा, एम जी। मतलब यहाँ पे मेरा कहने का मतलब, यहाँ से नहीं समझ में आया तो ऐसे लिखो, एफ नेट टोटल फोर्स निकाल रहे हैं ना, तो टोटल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर कौन सा लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है कि नीचे की तरफ लग रहा है। तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो ऐसे लिखना पड़ेगा कि नेट फोर्स हम जानते हैं कि सम ऑफ फोर्स होता है, तो एफ प्लस तो नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा एफ प्लस और यहाँ पे माइनस एम जी लगाना पड़ेगा बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन। हो सकता है तुम इसको माइनस ले सकते हो, इसको भी प्लस, किसी एक को माइनस लेकिन लेना पड़ेगा। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, एफ माइनस एम जी, और ये नेट फोर्स यही मिला हमको। बट ये नेट फोर्स का मतलब होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, बट ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इंटू जीरो इज इक्वल्स टू एफ माइनस एम जी। मतलब ये जीरो इज इक्वल्स टू एफ माइनस एम जी। इतना डिटेल हमको बताने की जरूरत नहीं था, लेकिन आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। तो एफ माइनस एम जी मतलब एफ इज इक्वल्स टू क्या मिला, एम जी। इसका मतलब क्या है कि इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है, यदि हम ग्रेविटी के अकॉर्डिंग देखें तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, एम जी लग रहा है। फोर्स जो लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पर वो लग रहा है mg के इक्विवेलेंट। यहाँ से देख लिए ना कि mg के इक्विवेलेंट मतलब दिस वन mg इज इक्वल टू क्या होता है, वेट। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्विवेलेंट टू द फोर्स। ये वेट जो है वो फोर्स के इक्विवेलेंट हमको मिल गया। मतलब ऑब्जेक्ट को तुम जितना ऊपर ले जाओ, जितना भी ऊपर ले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका सिर्फ क्या बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा, इसका हाइट इंक्रीज होगा, बट फोर्स उस पर mg ही लगेगा। फोर्स में कोई चेंजेस नहीं होगा बिकॉज उस ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं हो रहा, जी भी चेंज नहीं हो रहा बिकॉज 9.8 उसका वैल्यू होता है, तो दोनों चेंज नहीं हो रहा। मतलब उस पर जो उस ऑब्जेक्ट का वेट है वही उसका फोर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं वर्क की बात करूँ तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के जगह पे हमारा क्या होगा, वेट, फोर्स के जगह वेट, और डिस्प्लेसमेंट के जगह क्या होगा, हाइट, डिस्प्लेसमेंट के जगह हाइट। तो वेट के जगह हम क्या पुट करेंगे, mg, और हाइट की जगह क्या होगा, h। तो हमारा फॉर्मूला आ गया वर्क इज इक्वल टू क्या, mgh। और यही वर्क
हमारा क्या है, किसके बराबर, मतलब जितना ज़्यादा वर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा, हम पहले समझा दिए थे आपको। तो इसी वर्क को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, ईपी करके लिख सकते हो या तो पीई करके लिख सकते हो, आप पर डिपेंड करता है आप किस तरीके से लिखना चाहते हो। तो ईपी इज इक्वल्स टू mgh, दिस वन इज द मैथमेटिकल फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। यही मैथमेटिकल फार्मूला है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का, सिंपल सा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दो आपको मिल जाएगा। तो फोर्स के जगह पे वेट लेना है और हाइट के जगह पे एच लेना है, दैट्स ऑल, मतलब डिस्प्लेसमेंट की जगह हाइट लेना है। तो जितना ज़्यादा आप समझो यहाँ पे इस m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो सिर्फ वेरी कौन करेगा, h वेरी करेगा। मतलब तुम्हारा यहाँ पे सिंपल सा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारा इंक्रीज करेगा किसके अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग। मतलब यहाँ पे बोल सकते हो कि EP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। इफ हाइट विल इंक्रीज देन पोटेंशियल एनर्जी विल ऑल्सो इंक्रीज। यदि हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। हाइट घटेगा तो ये देखो, ये यदि कम होगा तो ये भी कम हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, जिसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या मिल गया, EP इज इक्वल्स टू mgh, और ये h पे डिपेंड करता है। यदि इस पर मैं एक छोटा न्यूमेरिकल की बात करूँ, छोटा न्यूमेरिकल में बात करता हूँ, देखो तो एक न्यूमेरिकल इस पे लेते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल जो है कुछ इस तरीके से है कि मान लो एक चीज़ और जान लो इसमें सबसे पहले कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी, नोट में इसको आप रख सकते हो माइंड में, नोट के लिए, नोट में कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो सरफेस ऑफ अर्थ पे एकदम सेम वही फंडा लगा रहे हैं यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इस तरीके से, इसको यहाँ तक ले आए हम, तो हाइट कितना हो गया, h हाइट हो गया, ठीक है। मतलब इस पर इसका मास m है, और मतलब यहाँ पे वेट जो लगेगा इस पर नीचे g लग रहा है, मतलब यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, दिस वन। मतलब फंडा यहाँ पे क्लियर है आपका कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे। नेक्स्ट हम यदि उसी तरीके से बोलें कि इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से यहाँ तक ले गए, बट हम दूसरे तरीके से ले गए, किस तरीके से ले गए, देखो ये देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है कुछ ये, अब इसको हम ले गए कुछ इस तरीके से, ऐसे ले गए और ऐसे ले गए, फिर ऐसे ले गए, फिर ऐसे, और फिर जाकर के ऐसे यहाँ पे ले आए। थोड़ा हाइट आपको ज़्यादा लग रहा होगा, बट हाइट वही हमको ही लेना है, h हाइट लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब कुछ इस तरीके से हम घुमा फिरा के इसको ले जा रहे हैं। तो कंडीशन ये है कि हम ऑब्जेक्ट को ऐसे ले गए, फिर ऐसे ले गए, फिर ऐसे ले गए, फिर ऐसे, फिर वहाँ पहुँचाए, तो आखिरकार इसमें पाथ किसी भी तरीके से ट्रेवल किया उससे हम लोग को यहाँ पे कोई मतलब नहीं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ, इट विल डिपेंड्स ओनली हाइट। सो इसका भी फार्मूला हमारा क्या होगा, EP इज इक्वल्स टू mgh। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ, किसी भी तरीके से घूम के जाए फिर भी डिपेंड बस इतना करेगा कि हाइट कितना अटेन किया, चाहे किसी भी तरीके से हो जाए, वो घूम फिर के ऐसे ऐसे करके जाए, कहीं भी जाए, किसी भी तरीके से जाए, बट हाइट वहाँ पे देखना है कि कितना हाइट को अटेन किया है। जितना हाइट को अटेन करेगा दैट वन हाइट इज डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल एनर्जी, मोर हाइट मोर पोटेंशियल एनर्जी, लेस हाइट लेस पोटेंशियल एनर्जी, ओके। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ, ये माइंड में हमेशा रखना है आपको कि पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ व्हेन ऑब्जेक्ट इज होल्डिंग या तो लिफ्टिंग एट ए सर्टेन हाइट, ठीक है। एक सर्टेन हाइट के लिए यदि हम इसको लिफ्ट करते हैं तो वैसे कंडीशन में। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, इससे रिलेटेड बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन हम लोग नहीं देखेंगे। मान लो एक ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है, ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है और उसको हम 6 मीटर ऊपर ले गए, मतलब इसका हाइट जो है उसको 6 मीटर हम ऊपर ले गए, 6 मीटर ऊपर, मतलब एक ऑब्जेक्ट है सरफेस पे, इसको ऊपर ले गए 6 मीटर, तो 6 मीटर ऊपर ले जाने में वर्क तो करना पड़ा ना, तो बोला जाएगा कि इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो जी की जगह पे हमको क्या लेना पड़ेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका जी का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है कि मास दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, जी तो पता ही है आपको, तो आप यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यदि कैलकुलेट करना चाहोगे तो EP इज इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है mgh। तो m कितना है 10 है और g कितना है 9.8 और h कितना है 6, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 588 जूल, दिस वन। एक क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक क्वेश्चन और लेता हूँ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लो मास तुम्हारा दिया हुआ है 12 kg मास दिया ऑब्जेक्ट का, ठीक है, और इसको एक सर्टेन हाइट पे ले गया है, एट सर्टेन हाइट, एक सर्टेन हाइट पे इसको ले गया, उस हाइट कितना हाइट पे हमको पता नहीं है, इसको कैलकुलेट करना है, एच हमको पता नहीं है, ठीक है। और बोलता है कि जिस हाइट पे ये है उस जगह पे इसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दिया हुआ है,
वो है हमारा 480 जूल, इतना दिया हुआ पोटेंशियल एनर्जी। तो बोलता है कि हाइट क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे तुम चाहो तो जी का वैल्यू 10 ले सकते हो, क्वेश्चन में दिया भी रहता है कभी कभी कि 10 मीटर पर सेकंड ले सकते हो, क्योंकि पॉइंट रहेगा तो आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी। तो जी का वैल्यू चलो 10 ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम फार्मूला क्या जानते हैं, ई पी इज इक्वल्स टू एम जी एच, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम जी एच। हमको निकालना क्या है, एच निकालना है, उसी को सब्जेक्ट कर लो। तो एच इज इक्वल्स टू ई पी डिवाइड बाई एम जी। तो ई पी का वैल्यू कितना है 480 डिवाइड बाई एम के जगह पे कितना होगा 12 और जी के जगह 10। इसको कैलकुलेट करो, ए जीरो कटा 48/12, इसको काटेंगे तो 4 आएगा, मतलब आंसर कितना आ गया 4 मीटर। एच इज इक्वल्स टू 4 मीटर, ये आंसर हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फार्मूला हमारा क्या आ गया, एम जी एच। एम जी एच इज द जनरल फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और एम जी एक्स भी बोलोगे कब, एम जी एक्स तब होगा जब हमारा स्प्रिंग फोर्स के लिए होगा। जब हम किसी स्प्रिंग के लिए बात करेंगे तो वहाँ पे एम जी एक्स होगा, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल में है इसलिए एक्स यहाँ पे लेना पड़ेगा, एम जी एक्स, एक्स एच की जगह एक्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।